दोस्तों बुक चल रही है MS चौहान, चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 165 और उससे आगे कराऊंगा। तो चलते हैं MS चौहान GOC क्वेश्चन नंबर 165 और उससे आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या कहता है। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी। इसमें ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी, ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट चलेगी। इस क्वेश्चन में ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट चलेगी। यही ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट, यही आपके पास ब्रेट रूल कहलाता है। यही आपका ब्रेट रूल कहलाता है। तो ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट, ब्रेट रूल क्या है? पहली बात दोस्तों, ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट की समझो कि ब्रिज हेड में समस्याएं क्या होती हैं। दोस्तों ऐसे देखो, आप कुछ इस तरह से यहां पर चलिए, इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। दोस्तों इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का। अब दोस्तों 109 का एंगल है। हमने क्या किया, यहां भी वही है, sp3 है, इसका मतलब होता है 109 डिग्री का एंगल। अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ये कुछ आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, देखो हम अगर इसे मान भी लेते हैं कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो ये वाला एंगल है ये फिर बंटता है, दो पार्ट में बंटता है, बाइसेक्ट होता है। इस बाइसेक्शन से, यानी यहां पर जो एंगल है ये वाला, ये एंगल जो है वो बाइसेक्ट होता है, एंगल बाइसेक्शन होता है। और इस एंगल बाइसेक्शन से कहानी क्या होती है, यहां पर स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। तो एंगल बाइसेक्शन की वजह से पहली बात तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। दोनों पॉइंट ये हाईली स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट हाईली स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। स्ट्रेन के बारे में कल मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। तो ये जो ब्रिज हेड है, इस पॉइंट को ब्रिज हेड कहते हैं, इस पॉइंट को ब्रिज हेड कहते हैं। तो पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि ब्रिज हेड हाईली स्ट्रेन्ड होता है। पहली बात समझ में आती है कि ब्रिज हेड इज हाईली स्ट्रेन्ड, ब्रिज हेड इज हाईली स्ट्रेन्ड। पहली बात जो आती है समझ में कि ब्रिज हेड हाईली स्ट्रेन्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है। पहली बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी को समझिए। थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए कि ये प्लेनर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए प्लेनर है। अगर इस प्लेन पर मान लीजिए, कंसीडर करिए प्लेन है, ये बुक जो है ये प्लेन है, प्लेनर है। मैं यहाँ पर कोई चीज़ और यहाँ पर कोई चीज़ अगर बांध करके हैंग करता हूँ तो पक्की बात है दोनों प्लेन से हट जाएंगे। तो ब्रिज हेड जो है, ब्रिज हेड की दूसरी कहानी क्या है कि ये पॉइंट, ये और ये दोनों ही पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये प्लेन नहीं होते, ये प्लेनरिटी से लैक करते हैं, लैक प्लेनारिटी, ये प्लेनारिटी लैक करते हैं, ये प्लेनारिटी को लैक करते हैं। तो दो बात समझ लीजिए कि ब्रिज हेड इज हाईली स्ट्रेन्ड, और दूसरी बात ब्रिज हेड लैक प्लेनारिटी, ब्रिज हेड प्लेनारिटी को लैक करते हैं। ये पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आपको यूजुअली बुक्स और वीडियोस में नहीं मिलते हैं। दो बात मैंने बताई है। पहली बात कि एंगल जब बाइसेक्ट होता है तो स्ट्रेन डेवलप हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती है, स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। दूसरी बात, ये प्लेन मान लो ये रिंग प्लेनर है, थोड़ी देर के लिए मान लो प्लेनर है, और मैं यहाँ पर और यहाँ पर कोई चीज़ बांध देता हूँ और ऐसे थोड़ा सा भी लिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये और ये दोनों पॉइंट प्लेनरिटी को जरूर लैग करेंगे, जरूर लैग करेंगे। तो ये दो बात आपकी ले ली, समझ लो। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगर प्लेनरिटी को लैग कर रहा है, ब्रिज हेड प्लेनरिटी को लैग कर रहा है, लैकिंग प्लेनरिटी, कौन? ब्रिज हेड लैकिंग प्लेनरिटी, ब्रिज हेड लैकिंग प्लेनरिटी, ब्रिज हेड प्लेनरिटी को लैग कर रहा है, प्लेनरिटी है नहीं, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वो होगा नहीं। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा, या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वो होगा ही नहीं, डज नॉट हैपन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट हैपन, होता ही नहीं है, नहीं होगा। और अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, किसी भी तरह से रेजोनेंस नहीं होगा। फिर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा, फिर SN1, नो SN1 SN2 रिएक्शन, नो SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगी। नो एलिमिनेशन रिएक्शन, नो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। SN1 SN2 नहीं होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो उस केस में नो कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेशन, नो कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेशन, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होगा, नो कार्बेनाइन स्टेबलाइजेशन, कार्बेनाइन स्टेबलाइज नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा, किसी भी हालात में नहीं हो पाएगा। और भी चीजें हैं जो नहीं हो पाएंगी, नो टॉटामेरिज्म, टॉटामेराइजेशन नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगी। यहां पर क्या नो एल्कीन स्टेबलाइजेशन, एल्कीन स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। ये सब चीजें किसी भी सूरत में नहीं होंगी। नो फ्री रेडिकल स्टेबलाइजेशन, फ्री रेडिकल का स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। और इसी को ब्रेट रूल कहते हैं। दोस्तों, मैंने छोटी चीज पर बहुत लंबा समझा दिया, बहुत कंसाइस और बहुत कंसाइस भी और बहुत काम की चीज भी बता दी, यानी कि कंटेंट्स बहुत सारे डाल दिए। अब आप इसको नोट जरूर करिए, एक अच्छी सी नोटबुक बनाइए और छोटी छोटी चीजें नोट करिए। इसे ही ब्रेट रूल कहते हैं। आप किसी रूल, देखिए आपको कंपटीशन पास करना है, किसी रूल के चक्कर में पड़ो, आप तो अपनी कॉन्सेप्ट डेवलप करो, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। अब चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई हैं, ये मैं आने वाले क्वेश्चंस में और आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल करता रहूँगा। ये
मैं आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल करता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस कराने लग गया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 15-20 क्वेश्चन तो इसी टाइम करा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये कुछ ऐसा है। अब देखो जरा, ध्यान दो अच्छी तरीके से, खूब आराम से समझिएगा। और क्या समझना है कि ये लोन पेयर और इसके बीच में अगर आप देखें तो थ्योरेटिकल कंजुगेशन बैठ रहा है। थ्योरेटिकली ये कंजुगेटेड हैं, दिख रहा है, लेकिन ये और ये प्लेनरिटी पर नहीं है। मैंने बताया ये ब्रिज हेड पॉइंट है, ये ब्रिज हेड पॉइंट है, और ब्रिज हेड पॉइंट ये ड्यू टू लैक ऑफ प्लेनरिटी, लैक ऑफ प्लेनरिटी व्हाट रेजोनेंस does not take place or happen, होता ही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में होगा, आप कॉमन सी बातें लगाकर कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 166 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बुक में नहीं होना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th में भी बच्चा इसे पढ़ता है। देखिए, होमोलोगस कंपाउंड, होमोलोगस कंपाउंड होते क्या हैं? ये आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए CnH2n+1 OH रख दिया, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया। आप n की वैल्यू 1 रख देंगे CH3OH आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख देंगे CH3CH2OH आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रख देंगे CH3CH2OH आ जाएगा। ऐसे आता चला जाएगा। ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने। तो इसमें क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में एक जनरल फॉर्मूला होता है। हर एक होमोलोगस का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे ये अल्कोहल के लिए हो गया, कंसीडर करो एल्केन के लिए CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। एक रख दोगे CH4 आ जाएगा, 2 रख दोगे CH3 आ जाएगा, वैल्यू 3 रख दोगे n की तो CH3 CH2 CH3 आ जाएगा। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 167 पर, और देखते हैं कि 167 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 167, देखते हैं 167 क्या कह रहा है। मैंने आपसे बहुत बार बताया है कि जो एसिड है, एसिड का दोस्त कौन है? जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो सब एसिड के फ्रेंड हैं, एसिड के फ्रेंड है। ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 167 को देखते हैं। 167 में मैं आपको फिर लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर फ्रेंड ऑफ एसिड, ये एसिड के दोस्त हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर एनिमी ऑफ एसिड, ये एसिड के दुश्मन हैं। अब देखिए इसमें ये मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है, तो देखो दोस्तों इसे OH को, फिनॉल को ले लो, आज आप इसे समझ ही लो। यहां पर देखिए ये फिनॉल रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा फिनॉल, और अगर फिनॉल रेजोनेंस करेगा तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। फिनॉल अगर रेजोनेंस करेगा दोस्तों तो कुछ ये कहानी बन करके तैयार होगी। इस तरीके से
फिनॉल रेजोनेंस करेगा तो ये तरीका बना देगा, इस तरीके से आएगा। अब देखिए इस पोजीशन का नाम है इस पोजीशन का नाम है पैरा पोजीशन, इस पोजीशन का नाम है आर्थो पोजीशन, इसका नाम है मेटा पोजीशन। तो दोस्तों देखो आर्थो जो है वहां पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, पैरा पर डेवलप हुआ, मेटा पर निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ। इसका अगर हाइब्रिड आप बनाओ तो हाइब्रिड दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये दोस्तों माइनस आएगा। और अगर आप यहां पर देखें अच्छी तरीके से तो पैरा पर चार्ज आया है, ये आर्थो पर चार्ज आया है, ये आर्थो पर चार्ज आया है, मेटा पर कोई चार्ज नहीं है, मेटा पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, मेटा पर कोई चार्ज डेवलप हुआ नहीं, मेटा पर कोई चार्ज डेवलप हुआ नहीं, मेटा पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाया है, किसी भी हालात में नहीं हो पाया है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहां पर NO2 जोड़ दोगे, कहां पर बोला, यहां पर, तो NO2 दोस्तों पैरा पोजीशन पर है तो ये निगेटिव चार्ज को अच्छी तरह से विड्रॉ करेगा, यानी कि इसकी -m ताकत, -m इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ताकत पैरा पर बहुत अच्छी लगेगी। और यही तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की ताकत NO2 की पैरा पर सबसे अच्छी लग रही है। इसीलिए जो भी कोई गिवन है उसमें मोस्ट एसिडिक यही है और कोई मोस्ट एसिडिक नहीं होगा। फिर भी मैं आपके लिए एक बार चेक कर देता हूं, सभी को चेक कर देता हूं। देखो दोस्तों यहां पर OH है, यहां पर दोस्तों ये NO2 यहां लगा है, तो ये NO2 अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगा। नो निगेटिव M शो ही नहीं कर पाएगा, अपना कुछ दिखा ही नहीं पाएगा रंग। और दोस्तों देखो OH, इसके बाद यहां पर दोस्तों CH3 लगा हुआ है, तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, दुश्मनी है एसिडिक स्ट्रेंथ से इसकी, तो इसके हिसाब से ये मोस्ट एसिडिक हो गया। और अगर दोस्तों आप इसका जानना चाहते हो, देखो निगेटिव M तो लगा नहीं, लेकिन इसका निगेटिव I लगेगा। और अगर आप दोस्तों इसका ऑर्डर जानना चाहते हो तो ऑर्डर भी मैं आपको लिख देता हूं, थोड़ा और भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर NO2 आएगा दोस्तों, और फिर यहां पर ये आएगा दोस्तों, उसके बाद फिर ये फिनॉल आएगा दोस्तों, और फिर सबसे कम जो आएगा ये CH3 वाला आएगा दोस्तों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस H है, तो ये तो एनिमी हो गया, ये एनिमी हो गया। किसका एनिमी है भाई? ये एसिड का एनिमी है। यहां पर निगेटिव I तो काम कर रहा है, यहां पर दोस्तों निगेटिव M भी है और थोड़ा बहुत निगेटिव I भी है। निगेटिव I जो है, निगेटिव M बहुत पावरफुल होता है, फिर उससे कम पावरफुल निगेटिव I होता है। ये इनका ऑर्डर है। ये जो है दोस्तों वो कम पावरफुल होता है। ये ऑर्डर हो जाएगा 167 के बाद। अब आप चलिएगा 168 पर और देखिएगा कि ये 168 क्या कहता है। 168 में दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। दोस्तों CH3 जो है ये प्लस H का काम करता है, प्लस H का, इसका मतलब एनिमी ऑफ एसिड है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये
एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। दोस्तों 169 पर चलते हैं और देखते हैं कि 169 आपसे क्या जानना चाहता है। 169 पर चलते हैं दोस्तों। 169 क्या है दोस्तों? क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन दोस्तों, ये C है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर दोस्तों CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो देखो दोस्तों, ये इसके साथ कंजुगेटेड है, ये एक कंजुगेशन तो ये हो गया, इसके साथ कंजुगेटेड है, यानी कि आप इसे समझें, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेटेड है। दूसरी तरफ देखें अगर आप, तो ये वाला भी इसके साथ कंजुगेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाला है, ऐसा कुछ मैं ढूंढ रहा था कलर्ड पेन, तो ये वाला जो है दोस्तों, ये वो इसके साथ भी कंजुगेटेड है और इसके साथ भी कंजुगेटेड है। तो इसे दोस्तों हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। जब कोई एक पॉइंट दो के साथ कंजुगेटेड हो तो उसे कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। यहां पर दोस्तों CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां इसे भी दे सकता है ऐसे, और साथ में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे भी दे सकता है ऐसे, दोनों को दे सकता है, इसीलिए ये क्रॉस कंजुगेटेड है। ये क्या है दोस्तों? क्रॉस कंजुगेटेड है, इसीलिए ये क्रॉस कंजुगेटेड है। ये क्रॉस कंजुगेटेड हो गया। अब चलते हैं दोस्तों 170 पर चलते हैं। 170 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है। दोस्तों 170 के लिए कल मैंने आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था दोस्तों? ऑक्ट एंड कैट, और ये बताया था नीनी पोपो। ये मास्टर ट्रिक बताई थी, ये मैंने डेवलप किया। अब देखिए, ऑक्ट एंड कैट, नीनी पोपो, इसी को लगाएंगे। कल डिस्कस किया था, उसको देख लीजिए आप। यहां पर C डबल बॉन्ड O और H है। इसमें ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, सबके पास ऑक्टेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑक्टेट वाला हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, यहां पर HC, यहां पर O माइनस, यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड O और H, यहां पर दोस्तों प्लस चार्ज है। इसमें भी ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट। अगर आपको ऑक्टेट चेक करना ना आता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ऑक्टेट चेक करना सिखा दूंगा। ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, सबके पास ऑक्टेट है। अब जरा चलते हैं, ये C है, यहां पर O है माइनस, यहां पर प्लस है और यहां पर OH है। ये दोस्तों जो है, ये यहां पर सेक्सटेट मिल गया, और कल मैंने बताया था सेक्सटेट भगवान का श्राप है, ये अभिशाप है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए दोस्तों, और चलते हैं, यहां पर H है, C है, O प्लस है, यहां माइनस है और यहां पर OH है। ये भी सेक्सटेट है, और मैंने कल बताया था सेक्सटेट भगवान का श्राप है, ये अभिशाप है, ये अभिशाप है। ऑक्टेट को बताया था ये वरदान है, कल मैंने बताया था आपको ये वरदान है। तो दोस्तों मैंने कल बताया था कि देखो,
ये जो ऑक्ट है, ऑक्टेट, ऑक्ट या ऑक्टेट, ये तो ब्रह्मा जी का फैसला है, ये ब्रह्मा जी का फैसला है। फिर ये विष्णु जी का फैसला है। जब ब्रह्मा जी किसी चीज को नहीं कर पाएंगे तो विष्णु जी के पास केस जाएगा, और उसके बाद विष्णु जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो महेश या शंकर जी के पास केस जाएगा। ऐसा मत करो कि डायरेक्ट केस शंकर जी के पास पहुंचा दो। देखो ब्रह्मा जी ने एक काम कर दिया कि इनको कह दिया कि भैया देखो ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं इससे, क्योंकि ये सेक्सटेड वाले हैं, इन्हें श्राप मिला हुआ है, इन्हें वरदान मिला हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने अपना फैसला यानी इसके भरोसे हमने कर दिया। अब देखिए यहां कैट पर चलिए, यहां पर क्या आपको कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो विष्णु जी पर चलो, तो विष्णु भाई ब्रह्मा जी ने इतना काम कर दिया, विष्णु जी पर चलिए, तो विष्णु जी नो कैट, इसमें कहीं कहीं कोई कैट नहीं है। देखो ना आप, कैट कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है, तो चार्ज सेपरेशन का खेल ही नहीं शुरू होता। यहां पर कैट है, देखो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है आपका ये कैट है, ये कैट है। तो जो चार्ज सेपरेशन होता है, ग्रेटर इज चार्ज सेपरेशन, लेसर इज स्टेबिलिटी। तो यहां पर ग्रेटर इज कैट, लेसर इज स्टेबिलिटी, लेसर इज स्टेबिलिटी। कल भी मैंने समझाया था, फिर भी मैं समझा रहा हूं, आज भी समझा रहा हूं। तो यहां कैट पाया गया इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम, यहां कैट नहीं पाया गया, स्टेबिलिटी। यहां पर इक्वल कैट है। यहां चलिए ये भी गए थे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने कह दिया कि भैया देखो इसके पास नो कैट, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ऐसा हो गया। अब इसमें कहानी क्या बन रही है कि दोनों में इक्वल कैट है। यहां पर दोनों में इक्वल डिस्टेंस देखनी होती है ना, तो यहां पर इक्वल कैट है, इक्वल कैट है। अगर इक्वल कैट है तो देखो विष्णु जी के हाथ से केस चला गया। अब चलते हैं शंकर जी पर। शंकर जी क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं निगेटिव चार्ज निगेटिव एटम पर अच्छा लगता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर अच्छा लगता है। शंकर जी कहते हैं निगेटिव चार्ज निगेटिव एटम पर अच्छा लगता है, निगेटिव चार्ज निगेटिव एटम पर अच्छा लगता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर अच्छा लगता है। तो ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव एटम है, अच्छा लगता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव एटम पर अच्छा नहीं लगता है। तो नीनी पोपो के भरोसे ये फैसला हो गया। ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हमेशा ही करेक्ट आंसर कैसे आए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चे को। हमें वो सिस्टम चाहिए कि हमेशा फैसला ठीक आए, हमेशा रिजल्ट ठीक आए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसीलिए कल मैंने इसे पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 170 के बाद अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 के बाद अब आगे चलते हैं। क्या है भाई? अब है 171 है। 171 क्या कहता है दोस्तों? 171 में देखो दोस्तों ध्यान रखना, रेजोनेंस में कभी भी एटम्स की कनेक्टिविटी का सीक्वेंस चेंज नहीं होता, कभी भी एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी कि रेजोनेंस में रेजोनेंस की जो कहानी होती है वो क्या होती है? सेम सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी, सेम सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी, यहां मैं पूरा ही लिख देता हूं, सेम सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी होती है। और बहुत अच्छी लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहो तो न्यूक्लियाई डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, टेक पार्ट इन रेजोनेंस, कभी भी
न्यूक्लियाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस तरीके से समझो। और अच्छा है सेम सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, ये आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन को करेंगे तो क्या है दोस्तों, CH3 कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर सल्फर जुड़ा हुआ, कुछ ऐसा सिस्टम दिख रहा है मुझे। जब से YouTube शुरू हुआ है मेरा, तब से आई साइट की जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई है। और दोस्तों अब अगले को देखो, यहां सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी देखिए, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी, इसको देखिएगा। और अब देखिए दूसरे में, यहां पर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, यहां पर दोस्तों सल्फर है, फिर यहां पर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। अब इसमें सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी देखो दोस्तों, इसमें सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी देखिए, इसमें सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी देखिए, इसमें सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी देखिए। तो दोनों में सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी देखो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन और कार्बन के बाद सल्फर। तो यहां पर ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 172 पर। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहता है, उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों 172 को देखो बच्चों, 172 ये कार्बन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ये आसपास ऐसा है। ये पूरा का पूरा दोस्तों एक सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, सिलेंड्रिकल टाइप में होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये सिलेंडर चेंज नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से सिलेंड्रिकल होता है, ये सिलेंडर चेंज नहीं होगा, सिलेंड्रिकल होता है ट्रिपल बॉन्ड। समझने की कोशिश करिए, ये तो अब फिक्स हो गया, रिजिड हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, रिजिड हो गया, फिक्स हो गया, ये चेंज हो ही नहीं सकता, ये सिलेंड्रिकल हो गया। अब दोस्तों अगले को देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर दोस्तों CH3 है, तो C हो गया, और दोस्तों देखो H हो गया, यहां पर H हो गया, और यहां पर दोस्तों देखो H हो गया। इसका मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो कितना अच्छा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा लंबा कर दिया है मैंने, लेकिन और कोई बात नहीं है, इसलिए मिला नहीं रहा हूं मैं, मिला नहीं रहा हूं, थोड़ा लंबा कर दिया है मैंने, और कोई बात नहीं, जानबूझ के लंबा किया था और कोई इशू नहीं है। यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, ये दोस्तों टेट्राहेड्रल हो गया। आप लोग इसे थोड़ा छोटा करके यहां ले आइए, चलो मैं ही ले आता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा हो गया, लो थोड़ा छोटा कर दो वरना कंफ्यूजन में आ जाओगे। यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से कुछ हो गया, यहां पर ऐसे, ये सिलेंडर बन गया, सिलेंड्रिकल होता है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझिए, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। अब ठीक है भाई, ये ऐसा हो गया, यहां sp3 ये टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, यहां कोई परेशानी नहीं है, ये पूरा लीनियर सिलेंड्रिकल चल रहा है। अब आगे चलिएगा, इसके बाद यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, और आप देखो तो ये जो है दोस्तों ऐसे, ऐसे, यहां पर ऐसे, और यहां पर दोस्तों ऐसे। इसको देखो आप लोग, यहां पर दोस्तों ऐसे,
इस तरीके से। थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं इसे। ये कार्बन है ऐसे, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर दोस्तों ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। अब जरा दोस्तों इसको देखो, ये ऐसे बन के तैयार हो गया। क्या परेशानी है? इस पर sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, इस पर sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, ये बिल्कुल प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये प्लेनर हो गया। तो अब देखो कि एक लाइन में कितने जुड़े हुए हैं, ये पूरा 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 पूरा, ये कितने एटम्स लाइन में जुड़ गए? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स आर अलोंग अ लाइन। क्या दिक्कत है? केवल थोड़ी ज्योमेट्री को ही तो समझना है, और तो कोई परेशानी है ही नहीं, थोड़ी ज्योमेट्री को समझना है। अब चलते हैं दोस्तों 173 पर। 173 क्या कहता है, उसको भी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 173 आखिर आपको क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। स्टेबिलिटी पूछ रहा है, स्टेबिलिटी। तो दोस्तों कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो यहां पर जो कार्बोकेटायन आपको दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसमें देखिएगा कि ये भी रेजोनेंस करेगा इसके साथ, ये भी रेजोनेंस करेगा, A2। तो ये डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब देखिए दोस्तों यहां पर चलिए, अगर आप ऐसे, तो इसे देखिए यहां पर ये सिंगल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो दूर हो गया ना, सिंगल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये सिंगल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अगर आप अगले को देखते हैं तो उसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। अगर आप इस सिस्टम को देख लो, इसको, तो यहां पर देयर इज नो रेजोनेंस, है ही नहीं। कहां है? इससे दूर है, यहां बीच में sp3 आ गया, यहां बीच में sp3 आ गया। अब दोस्तों अगर हम यहां पर इसे बंद कर दें, ऐसे कुछ कर दें, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। और दोस्तों एंटी एरोमेटिक जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक दोस्तों लीस्ट स्टेबल होता है। इस तरीके से दोस्तों ये ऑर्डर आ गया। 174 पर चलो दोस्तों, ये भी हंसी मजाक का क्वेश्चन है। 174 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। 174 को देखिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, ये आपको काउंटिंग करनी है, इसकी काउंटिंग करनी है। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की काउंटिंग करनी है दोस्तों। देखो ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। अब दोस्तों देखो इसके रेस्पेक्ट में 2 अल्फा H यहां पर है, देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके रेस्पेक्ट में 1 अल्फा H यहां पर है, देख लीजिए अच्छी तरीके से। इसके रेस्पेक्ट में 1 अल्फा H यहां पर है, इसके रेस्पेक्ट में 2 अल्फा H यहां पर है। तो जरा आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फा H हो गए।
आप देखो किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, ये 6 अल्फा H हो गया। आप इसे चाहें तो और भी अच्छी तरह से बना करके देख सकते हैं। 174 के बाद 175 पर चलिए। 175 क्या कहता है, इसको जानने और समझने की कोशिश करिए। 175 में मोस्ट स्टेबल की तलाश करनी है। किसकी? इन विच पेयर सेकंड आयन, सेकंड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सेकंड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि बहुत बड़ी कहानी हो, आपको तो इसमें बहुत छोटे छोटे काम करने हैं। क्या? एरोमेटिसिटी लगानी है। देखो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये फर्स्ट था, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और दोस्तों आगे चलो तो ये तो इशू ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार समझा चुका हूं और ये एरोमेटिक हो गया। तो इसमें ये मैं सेकंड देख रहा हूं, सेकंड को, तो इसमें एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया, यानी ये मोर स्टेबल हो गया। ये लोन पेयर निगेटिव चार्ज का है तो ये मोर स्टेबल हो गया। आपको यही तलाशना है कि किसमें सेकंड मोर स्टेबल है। अब आप थर्ड को भी देखिएगा, थर्ड में भी यही कहानी बन करके आएगी, थर्ड में भी यही कहानी बन के आएगी। क्यों कहानी यही बन के आएगी थर्ड में? क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज दे दिया है इसने। क्या दे दिया है दोस्तों? माइनस चार्ज दे दिया है। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है, या ऐसा नहीं, यहां पर डबल बॉन्ड है शायद, हाँ यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां माइनस चार्ज दे दिया है। इसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और दूसरे में प्लस चार्ज है, तो उस प्लस चार्ज की वजह से वो दोस्तों एरोमेटिक है, यानी कि यहां पर ये एरोमेटिक हो गया। तो ये एंटी एरोमेटिक दोस्तों वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है। जहां एंटी आ जाता है वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है। एंटी का मतलब लीस्ट स्टेबल है और ये मोर स्टेबल हो जाता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी के बेस पर आप इसे देख सकते हैं। 176 पर चलिए दोस्तों। इसमें क्या है? मोस्ट स्टेबल कैटायन, जो कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो दोस्तों देखो ये OH है, उसके बाद इसे देखिए दोस्तों, यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर, यहां पर ये कैटायन है। लोन पेयर यहां से चलेगा, ये डबल बॉन्ड पर आएगा, फिर यहां आएगा, यानी कि इसका इतना बड़ा कंजुगेशन है ये। तो ये इसके साथ कंजुगेटेड है, ये इसके साथ कंजुगेटेड, ये इसके साथ कंजुगेटेड, तो ये तो हाईली कंजुगेटेड है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। 177 पर चलिए दोस्तों। 177 में क्या है दोस्तों? 177 क्या कहता है उसे भी देखने की कोशिश करिए। 177 में मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट बेसिक, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, इस तरह का क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों N है, यहां पर दोस्तों H है, ये लोन पेयर बैठा हुआ है, यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड है, और यहां पर मेरे दोस्तों N है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां H है, और यहां पर ये लोन पेयर बैठा हुआ है। अब आप क्या करो, एक काम करो कि जो H प्लस है पहले उसी का अटैक करा लो। क्या दिक्कत है, कराने में क्या जाता है आपका, करा लो, अटैक करा लो। तो जब अटैक आप कराओगे तो उसको आप यहां पर अटैक कराओ। ये फ्रॉम HCl है, HCl से आया है, तो जब आप अटैक कराओगे तो यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ प्लस आएगा दोस्तों, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से
ये N आ जाएगा, ये H आ जाएगा और ये लोन पेयर मेंटेन है। इस तरीके से सिस्टम बन करके तैयार होगा। अब क्या होगा, ये जो ये पार्ट है ये अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। यहां से लोन पेयर यहां पर जा सकता है, फिर चार्ज यहां पर आ सकता है। मैं कर ही देता हूं, मैं कर देता हूं। एक्चुअली कल भी ये मेरा मोबाइल थोड़ा टाइम से पहले बंद हो गया था, इसीलिए और कोई इशू नहीं है, ये और कोई इशू है ही नहीं। यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है, ये इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा और जब ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा दोस्तों, तो फिर क्या होगा, यहां पर देखिए ये N है और ये H है, ये H है, ये प्लस है और अब कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट होगा। N है, ये H है, यहां प्लस चार्ज है, ये इस तरीके से, ये अब यहां प्लस चार्ज हो गया, इसका चार्ज खत्म हो गया और ये सिस्टम बनके तैयार हो गया। मेरे दोस्तों, जब भी प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, अगर प्रोडक्ट जो है दोस्तों, प्रोडक्ट जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो फिर वो बेस हाईली स्टेबल होता है, वो हाईली बेसिक होता है। तो जब भी याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जब भी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैटायन है, जब भी प्रोडक्ट कैटायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है जहां पर भी, तो ऐसा बेस जो है वो बहुत हाईली बेसिक होता है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाई होती है। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा आपने। अब चलते हैं दोस्तों 178 पर। 178 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इसे बना करके एक बार देख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिए कि एंथ्रासीन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरीके से आएंगे। 179 पर चलते हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग, देखो बच्चों इसमें है हमें CH3 और यहां पर OH लेना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना, शायद यही है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है भाई, इसे कन्वर्ट करके ले जाना है। किस में कन्वर्ट करना है, CH3 O- और चलिए इतने में कर देता हूं। तो यहां पर बेस लगाना पड़ेगा, यहां बेस लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि रिएक्शन वीक की डायरेक्शन में जाती है, आपको मैं बहुत समझा चुका हूं। रिएक्शन गोज टूवर्ड्स वीक, मैं शॉर्टकट लिखता हूं, गोज टूवर्ड्स वीक की डायरेक्शन में जाती है, वीक की डायरेक्शन में जाती है। रिएक्शन गोज टूवर्ड्स वीक की डायरेक्शन में जाती है। तो यानी कि ये स्ट्रांग होना चाहिए और ये वीक होना चाहिए, तभी ये इसमें चेंज हो पाएगा। तो यानी कि जो भी कुछ ले रहे हो वो इससे स्ट्रांग होना चाहिए। जितने भी बेस गिवन हैं वो सब इससे स्ट्रांग हैं। अब चलिए दोस्तों 180 पर चलते हैं, देखते हैं कि 180 क्या कहता है। बहुत सुंदर और सिंपल सा क्वेश्चन है 180 में देखते हैं क्या है। कुछ इस तरह से रिएक्शन है दोस्तों, यहां पर ये इस तरीके से चलता है, यहां O- है और यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी दोस्तों O- है। कुछ भी मत करो, आप इसको यहां ले आओ। क्यों ले आओ वो भी बता रहा हूं मैं आपको। इसको यहां ले आओ, माइनस चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास O- हो जाएगा, यहां पर ये और यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। दोस्तों क्यों ले आए, ये ज्यादा बेसिक है,
ये मोर बेसिक है। जितने कार्बन डोनर होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। जितने भी दुनिया में कार्बन डोनर हैं वो सब ज़्यादा बेसिक हैं। बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। H+ अब कहाँ जाएगा? H+ यहाँ पर चला जाएगा। कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो जितने भी कार्बन डोनर हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, तो H यहाँ आ जाएगा, ये O- रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। H जो है, ये वाला जो H है एसिड वाला, वो यहाँ आ जाएगा। चाहे इसे आप ऐसे लिख सकते हैं जिसमें कोई भी दूर से दूर तक दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इसे, बात खत्म है, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 180 तक पूरा किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।